आज मैं एक ऐसी कंपनी की बात करूंगा जो एक बहुत ही नीश सेगमेंट में ऑपरेट करती है और ना सिर्फ वो इंडिया की नीड्स को केटर करती है बल्कि अपने सेगमेंट में होने वाले एक्सपोर्ट्स में इंडिया से जो भी जाते हैं बाहर उसमें 70% शेयर का कमांड रखती है। मेरा नाम है सीए करण बहल और आपका स्वागत है मोनोपोलिस्ट सीरीज के एक और एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी जाइडस वेलनेस लिमिटेड की, जो कि एक कंज्यूमर वेलनेस कंपनी है। हम ऐसे ही ढेर सारे मोनोपोलिस्ट स्टॉक्स का एनालिसिस अपने चैनल पर करते रहते हैं। आपको इन वीडियोस की पूरी लिस्ट हमारी मोनोपोलिस्ट स्टॉक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे देंगे। आई नो कि आप स्टॉक का नाम जानने के लिए बेसब्र हैं, तो ज्यादा टाइम जाया किए बिना जरा बात कर लेते हैं हमारी इस मोनोपोलिस्ट स्टॉक वाली कंपनी का। ये कंपनी मेजरली इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स और एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जिस पर भारत सरकार काफी स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स ले रही है ताकि हम इस पर्टिकुलर सेक्टर में आत्मनिर्भर बन पाएं और बाहर से आने वाले इंपोर्ट्स पर लगाम लगा सकें। डिफेंस सेक्टर, जी हाँ, जाहिर है डिफेंस स्टॉक्स ने पिछले एक साल में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और ये वाला स्टॉक भी कोई खास पीछे नहीं है। कंपनी ने लास्ट ईयर में करीब 32% रिटर्न्स दिए हैं। चलो अब सस्पेंस तोड़ ही देता हूं। कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी का डोमेस्टिक एक्सप्लोजिव सेगमेंट में लगभग 30% का मार्केट शेयर है। आप कहोगे हैं तो फिर ये मोनोपोलिस्ट किस बात की हुई? रुको जरा, सब्र करो। कंपनी अपने इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव 51 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है और इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट्स में इस पर्टिकुलर सेक्टर में 70% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और इवन डोमेस्टिक मार्केट में जो बाकी प्लेयर्स है ना सोलार इंडस्ट्रीज को छोड़ के, वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। खैर, इसकी आगे हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपको जानना है कि सोलार इंडस्ट्रीज का मोमेंटम अगर आगे तक जारी रहेगा तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी का ओवरव्यू, बिजनेस मॉडल, कॉम्पिटिटर्स, मोड्स यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, की रिस्क्स एंड चैलेंजेस, फाइनेंशियल्स, पीयर कंपैरिजन, स्टॉक परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक। तो बिना और देरी किए कंपनी का ओवरव्यू समझते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज की शुरुआत 28 साल पहले ईयर 1995 में हुई थी। सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड को शुरू करने वाले व्यक्ति मिस्टर सत्यनारायण नंदलाल नुवाल थे, जिनकी खुद की स्टोरी एक रैग्स टू रिचेस स्टोरी है। एक समय पर उन्होंने रेलवे स्टेशन पर रातें गुजारी हुई हैं जब उनके पास दिन के रहने के पैसे भी नहीं होते थे, और आज उन्होंने एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जिसकी कीमत लगभग 34,000 करोड़ यानी लगभग 4.25 बिलियन डॉलर्स के आसपास की है। सत्यनारायण नुवाल जी आज कंपनी में एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और उनके बेटे मिस्टर मनीष नुवाल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। कंपनी के पास लगभग 35 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और 75 कंट्रीज में आज की डेट में कंपनी की प्रेजेंस है। कंपनी के की कस्टमर्स की बात करें तो Q4 FY23 में कोल इंडिया लिमिटेड से ही कंपनी को 15% रेवेन्यू शेयर मिला है। कोल इंडिया लिमिटेड को छोड़कर बाकी इंस्टीट्यूशन क्लाइंट से 20% रेवेन्यू शेयर है। फिर बाकी 20% हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से आता है और 38% के आसपास एक्सपोर्ट से एक मेजर चंक आता है। लगभग 6% के आसपास डिफेंस सेक्टर से है। लेकिन सर, आखिर ये कंपनी करती क्या है? इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव होते क्या है? आई नो आपके मन में सारे सवाल आ रहे होंगे, तो जानते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल। कंपनी के मेजरली 3 सेगमेंट्स हैं जिनसे वो अपना रेवेन्यू डिराइव करती है। सबसे पहला एक्सप्लोजिव्स, फिर इनिशिएटिंग सिस्टम्स और तीसरा डिफेंस। सबसे पहले एक्सप्लोजिव्स की बात करते हैं जहां से कंपनी अपना मेजर रेवेन्यू डिराइव करती है। FY 2022 में कंपनी का एक्सप्लोजिव सेगमेंट से 76% रेवेन्यू शेयर था। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स ऐसे हैजार्डस ब्लास्टिंग मटेरियल्स होते हैं जिनको माइनिंग इंडस्ट्री में, क्वेरिंग में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मगर इसका इस्तेमाल एग्जैक्टली होता कहां है? आपको याद होगा पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के चलते नोएडा के सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिरा दिया गया था। इसको गिराने में लगभग 3700 kgs का एक्सप्लोजिव्स इस्तेमाल किया गया था और मात्र 9 सेकंड्स में ही 40 फ्लोर की बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया था। तो क्या ये एक्सप्लोजिव्स सिर्फ बिल्डिंग तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं? जी नहीं, माइनिंग सेक्टर में भी इनका काफी यूज होता है। जब पत्थरों को माइनिंग के दौरान तोड़ना हो ताकि मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन जो है वो आसानी से हो सके। याद करिए, मैंने आपको बताया था ना कि कोल इंडिया लिमिटेड इनका एक बहुत बड़ा कस्टमर है और इनका रेवेन्यू कोल इंडिया लिमिटेड से ही 15% के आसपास आता है। फिर इसके बाद जो आपके एक्सप्लोजिव्स होते हैं ये रोड कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कभी हिमाचल
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में गए होंगे या फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू कटरा गए होंगे। वहां पे देखा है कैसे साफ सीधी सड़कें पहाड़ों के बीच में बनी होती हैं। एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल उधर भी होता है पहाड़ों के बीच साफ सुथरी सड़कें बनाने में। इसके अलावा हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सीस्मिक एक्सप्लोरेशन, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और वेल सिंकिंग में भी एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोलार इंडस्ट्रीज का दूसरा सेगमेंट है इनिशिएटिंग सिस्टम्स का। इनिशिएटिंग सिस्टम्स एक्सप्लोजिव्स को एक स्पेसिफाइड टाइम और सीक्वेंस में रिलायबल, सेफ और सिक्योर तरीके से एक्सप्लोड होने में मदद करते हैं। इनिशिएटिंग सिस्टम से FY 2022 में कंपनी का 15% रेवेन्यू शेयर था। फिर तीसरा डिफेंस सेगमेंट आ जाता है, जहां पे FY 2022 में कंपनी का 9% रेवेन्यू शेयर आया था। अब डिफेंस सेक्टर में एग्जैक्टली कंपनी करती क्या है? कंपनी RDX TNT जैसे हाई एनर्जी मटेरियल्स बनाती है, ब्रह्मोस और पिनाका जैसी मिसाइल्स के लिए प्रोपेलेंट्स बनाती है और रॉकेट इंटीग्रेशन जैसे यूज केसेस में भी कंपनी का काम है। डिफेंस सेक्टर में कंपनी ने कमर्शियल एग्जीक्यूशन के लिए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स के ऑर्डर्स लेने भी चालू कर दिए हैं। कंपनी ने ड्रोन्स बनाने भी चालू कर दिए हैं जो एनिमी ट्रूप्स, बंकर्स, टैंकर्स और व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय करने में काम आ सकते हैं। अब डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते प्राइवेट कंपनीज के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं। फॉर एग्जांपल, सरकार का यह संकल्प है कि 68% जो हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है उनको लोकली ही प्रोक्योर किया जाए। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि डिफेंस में जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट है उसका 25% एलोकेशन प्राइवेट सेक्टर को किया जाएगा। इन्हीं कारणों के चलते कंपनी का यह मानना है कि कंपनी का रेवेन्यू जो डिफेंस सेक्टर से आ रहा है वो और ज्यादा आगे जाके इंक्रीज हो सकता है। आइए अब सोलार इंडस्ट्रीज और उसके कॉम्पिटिटर्स के मार्केट शेयर पर जरा नजर डाल लेते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डोमेस्टिक एक्सप्लोजिव्स मार्केट में 30% का मार्केट शेयर है। वहीं जब मैंने कॉम्पिटिटर्स का डेटा निकालने की कोशिश करी तो मुझे 2015 का डेटा मिला। उसके हिसाब से बाकी कॉम्पिटिटर्स का मार्केट शेयर कुछ इस तरीके से है। ओरिका का 16%, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 11%, गल्फ ऑयल का 10%, केल्टेक एनर्जीज का 5%, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स का भी 5% और बाकी सारे प्लेयर्स का मिलाकर 29%। यानी सोलार इंडस्ट्रीज का जो मार्केट शेयर डोमेस्टिक मार्केट में है वो अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिटर से 50% से भी ज्यादा है और बाकी सभी प्लेयर्स का रेवेन्यू शेयर बहुत ही ज्यादा छोटा है। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव सेगमेंट में काफी टाइम से कंपनी ने ना सिर्फ अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बरकरार रखा है बल्कि साथ साथ डिफेंस सेगमेंट में भी एक्सप्लोर आउट कर चुके हैं। यह दिखाता है कि कंपनी अपनी इनोवेशन और इंटीग्रेशन के चलते कैसे अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बरकरार रख पा रही है और नए प्रोडक्ट से अपनी प्रोडक्ट लाइन और रेवेन्यू लाइन भी डाइवर्सिफाई और एक्सपैंड कर पा रही है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर से अगर हम ऑपरेटिंग इनकम को कंपेयर करके देखें तो उसमें भी सोलार इंडस्ट्रीज सबसे काफी आगे है। जहां सोलार इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ऑपरेटिंग इनकम 7700 करोड़ से भी ऊपर थी, वहीं उसके नेक्स्ट कॉम्पिटिटर की इनकम लगभग 700 करोड़ के आसपास की थी। आइए अब कुछ ऐसे की फैक्टर्स देखते हैं सोलार इंडस्ट्रीज के बिजनेस में जो उनको अपने पीयर्स के अगेंस्ट एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। सबसे पहला मोट है बैरियर टू एंट्री। सोलार इंडस्ट्रीज और इस इंडस्ट्री में ऑपरेट करने वाली किसी भी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो जाता है बैरियर टू एंट्री। आप अपने घर के आसपास कितने सारे ऐसे शॉप्स देखते होंगे जिनमें सैलून्स हैं या फिर जिम्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, या तो इनमें कोई भी लाइसेंस ही नहीं चाहिए होता या जो भी चाहिए होते हैं बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कुछ खास नहीं लगती, आपको महंगी महंगी फैक्ट्रियां, मशीन्स नहीं खरीदनी पड़ती, बनानी नहीं पड़ती। लेकिन एक्सप्लोजिव्स इंडस्ट्री में प्लेयर्स को इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। यहां तक कि सरकार से, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव से और डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी से आपको कई तरीके के क्लियरेंसेस पहले लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट मोड आ जाती है सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। अमोनियम नाइट्रेट को छोड़कर कंपनी के जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो खुद इन हाउस ही प्रोड्यूस कर लेती है। कौन से रॉ मटेरियल्स? डेटोनेटर कंपोनेंट्स, सोडियम नाइट्रेट, एमल्सिफायर्स एंड कैल्शियम नाइट्रेट। ये सभी इंटरनली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं जिनसे कॉस्ट सेविंग भी इंश्योर होती है और क्वालिटी कंट्रोल भी मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। सोलार इंडस्ट्रीज की बल्क एक्सप्लोजिव्स की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं दे आर सिचुएटेड विद इन 50 to 60 किलोमीटर्स ऑफ द माइनिंग लोकेशंस। इससे कंपनी के अपने क्लाइंट से काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस भी बन पाते हैं क्योंकि उन्हीं के ऑफिसेज और माइंस के पास उनकी फैक्ट्री सिचुएटेड होती है। ऐसे में ना सिर्फ क्लाइंट्स का बायस सोलार इंडस्ट्रीज की तरफ रहता है बल्कि ऐसे सोलार इंडस्ट्रीज अपनी कॉस्ट भी कंट्रोल में रख पाती है, आगे जाके क्लाइंट्स को सस्ते कॉन्ट्रैक्ट्स भी दे पाती है। और फाइनल मोड है प्राइस एस्केलेशन क्लॉज।
कई इंडस्ट्रीज में जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है ना, तब वो कंपनीज अपने आगे क्लाइंट्स को वो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो इंक्रीज हुई है वो पास ऑन नहीं कर पाते और इसी के चलते उनके प्रॉफिट मार्जिन्स भी गिर जाते हैं। लेकिन सोलार इंडस्ट्रीज के केस में ऐसा नहीं है। उनके अपने क्लाइंट्स के साथ प्राइस एस्केलेशन क्लॉज तय है कि जब भी उनके रॉ मटेरियल्स मेजरली अमोनियम नाइट्रेट के जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो आगे जाके जो वो रिकवरी करेंगे अपने क्लाइंट से उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा, तो उनका रेवेन्यू भी इस चक्कर में शूट अप होगा और प्रॉफिट मार्जिन्स भी मेंटेन हो पाएंगे। इसीलिए हमेशा सोलार इंडस्ट्रीज के ऑपरेटिंग मार्जिन्स 18 से 20% की रेंज में स्टेबल रहे हैं। स्ट्रेंथ्स की तो बात कर ली, लेकिन सोलार इंडस्ट्रीज के बिजनेस से जुड़े जितने भी रिस्क हैं उनको डिस्कस करना भी तो जरूरी है ना। आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। रिस्क नंबर 1 रहता है वॉलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों, कंपनी का मेन रेवेन्यू जनरेटर सेगमेंट जो है वो है एक्सप्लोजिव्स, उसके बाद एम्यूनेशन और प्रोपेलेंट सेगमेंट आते हैं। और अमोनियम नाइट्रेट जो है ना वो लगभग 60% फॉर्म करता है पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू मेक एक्सप्लोजिव्स, और प्रोपेलेंट्स के केस में भी 40% इसका हिस्सा रहता है। यानी कि सोलार इंडस्ट्रीज के लिए अमोनियम नाइट्रेट एक की रॉ मटेरियल हो जाता है। आगे जब हम फाइनेंशियल्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो आप देखेंगे कैसे फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में कितना सॉलिड जंप देखने को मिला है सोलार इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू में। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ में हाथ है अमोनियम नाइट्रेट के बढ़ते हुए प्राइसेस का, जिसके पीछे कारण था रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। ऐसे में अगर अमोनियम नाइट्रेट के प्राइसेस घटते हैं तो इससे कंपनी के रेवेन्यू में हिट भी देखने को मिल सकता है हमें आगे। नेक्स्ट रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। अब जो आपकी स्ट्रेंथ है वो कभी कभी आपके हाथ भी बांध सकती है। एक्सप्लोजिव्स की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टॉकिंग के लिए तो लाइसेंसेस चाहिए ही, लेकिन इसके साथ साथ इसकी सेल्स को पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंट चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स भी इसको रेगुलेट करते हैं। जाहिर सी बात है कि एक्सप्लोजिव्स एक बहुत ही डेंजरस मटेरियल है, तो हर किसी के हाथ ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं लगने चाहिए। तो ताकि इनका मिसयूज ना हो इसीलिए इनको इतना स्ट्रांगली रेगुलेट किया जाता है। हालांकि सोलार इंडस्ट्री स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेता है और सेफेक्स का मेंबर भी है। सेफेक्स एक इंटरनेशनल एपेक्स बॉडी है जो एक्सप्लोजिव्स इंडस्ट्री में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। अब इसके बाद आता है फॉरेक्स रिस्क। कंपनी के ऑपरेशंस इंडिया के बाहर भी हैं, वो कुछ एक अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट भी करती है, तो ऐसे में कंपनी के ऊपर फॉरेक्स रिस्क आ जाता है। मतलब मान लीजिए कल मुझे $100 का सामान कुछ लेना है 81 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से, लेकिन कल जो डॉलर का रेट है वो 90 रुपीज के आसपास का हो जाता है, तो मुझे 8100 रुपीज की जगह उसी सेम मटेरियल की कॉस्ट 9000 रुपीज देनी पड़ेंगी, तो मेरा 900 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया। इसी करेंसी डिवैल्यूएशन के चलते फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने 46 करोड़ का नुकसान झेला था। हालांकि इस रिस्क को कम करने के लिए कंपनी ने अपने इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हेज करना चालू कर दिया है। अब बात करते हैं फोर्थ रिस्क की, जो है वर्किंग कैपिटल रिस्क। कंपनी के ज्यादातर क्लाइंट सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या खुद सरकार है। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोल इंडिया लिमिटेड। ऐसे केसेस में बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है कि आपको पेमेंट टाइम पर मिलेगी या नहीं। हालांकि इस वाले रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कंपनी अपनी क्लाइंटेल को डाइवर्सिफाई करके रखती है। जैसे कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही, उसके बाद रियल एस्टेट कंपनीज हैं या फिर इंफ्रा कंपनीज भी आ जाती हैं इनके एम्बिट में। अब आइए कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सोलार इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली हमें ग्रोथ देखने को मिली है पिछले कुछ एक सालों में, स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में। फाइनेंशियल ईयर 23 में सोलार इंडस्ट्रीज की सेल्स 75% बढ़ी फाइनेंशियल ईयर 2022 से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 78% बढ़ा। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ तो देखने को हमें मिली ही है जो 13% के आसपास की थी, लेकिन इस रेवेन्यू जंप में एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला अमोनियम नाइट्रेट के बढ़ते हुए प्राइसेस, जिसकी वजह से वैल्यू में जो है हमें बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज देखने को मिला। लेकिन अब अमोनियम नाइट्रेट के प्राइसेस काफी शार्पली करेक्ट कर रहे हैं, जिसके चलते यह देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कंपनी अपने रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रख सकती है या नहीं। एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी के पास 2944 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो इनके फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यूज का 43% कॉन्स्टिट्यूट करता है। कंपनी के डेट की बात करें तो उन्होंने अपना डेट फाइनेंशियल ईयर 2022 में 888 करोड़ से बढ़ाकर फाइनेंशियल ईयर 23 में
1195 करोड़ कर लिया है, 35% के आसपास का जंप। तो क्या ये चिंता की बात है? जी नहीं दोस्तों, कभी भी हम जब डेट को देखते हैं तो हमें उसको इक्विटी से कंपेयर करके देखना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो वो 0.48 2018 में जो था उससे थोड़ा बहुत कम ही हुआ है 23 में, जो 0.46 के आसपास का है। मगर जब कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है तो डेट क्यों रेस कर रही है? एक्चुअली कंपनी ने केपेक्स किया है अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए। जहां FY 2022 में कंपनी का केपेक्स 290 करोड़ के आसपास का था, उसको बढ़ाकर कंपनी ने इस साल FY 23 में 471 करोड़ का कर दिया। FY 23 के टोटल केपेक्स में से हुए 160 करोड़ को डिफेंस सेगमेंट में लगाया जाएगा, 100 करोड़ को ओवरसीज सेगमेंट में और बाकी बचे हुए पैसे को ज्योग्राफिकल और पोर्टफोलियो एक्सपेंशन में लगाया जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 73.15% पे काफी क्वार्टर से कांस्टेंट रही है। अब प्रोमोटर्स के द्वारा शेयर सेल के तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अपनी स्टेक को कंसिस्टेंट रखना और अपनी स्टेक को रादर बढ़ाए जाना ओवर द क्वार्टर्स एक ही चीज इंडिकेट करता है, प्रोमोटर्स का कंपनी पर कॉन्फिडेंस। पिछले 11 से 12 क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो DIIs ने अपना स्टेक हल्का सा ट्रिम किया है, लेकिन FIIs की अगर हम बात करें तो उन्होंने 11 से 12 क्वार्टर्स में अपना स्टेक बढ़ाया है। बस मार्च 23 के क्वार्टर में FIIs ने अपना स्टेक हल्का सा ट्रिम किया है। आइए अब कंपनी के कुछ एक फाइनेंशियल रेशियोज उनके डायरेक्ट पीयर्स से कंपेयर करके देखते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज के क्लोजेस्ट लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं कैलटेक एनर्जीज एंड प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड। वैसे देखा जाए तो बाकी दोनों कंपनी सोलार इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में काफी छोटी हैं। वैल्यूएशंस की बात करें तो सोलार इंडस्ट्रीज का 44.5 का प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल कैलटेक से ज्यादा और प्रीमियम एक्सप्लोजिव से कम है। सेल्स ग्रोथ, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तीनों ही पैरामीटर्स पर सोलार इंडस्ट्रीज अपने बाकी दोनों लिस्टेड पीयर्स से आगे है। डेट टू इक्विटी रेशियो तीनों कंपनीज का लगभग बराबर सा है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के मामले में सोलार इंडस्ट्रीज बाकी दोनों पीयर्स को बड़े मार्जिन से वापस बीट करता है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 13.2 का है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो यहां पे भी सोलार इंडस्ट्रीज लीड ले रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 18.6% का है। चलिए अब जरा कैश कन्वर्जन साइकिल पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की बात करें तो कैलटेक का सबसे कम यानी 32 डेज के आसपास का आता है, फॉलोड बाय सोलार इंडस्ट्रीज जिसका 92 डेज का होल्डिंग पीरियड है, और इसके बाद प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स आता है जिसका 142 डेज का इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड है। इन्वेंट्री डेज या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड को आप ऐसा समझ लीजिए कि रॉ मटेरियल्स फैक्ट्री में आने से कंपनी कितने टाइम में उसको फिनिश गुड्स में बनाकर सेल्स में तब्दील कर पाती है। जितना कम ये पीरियड होगा उतना ज्यादा कंपनी के लिए अच्छा होगा। अगर नेट बात की जाए तो सबसे ज्यादा फास्ट किसकी कन्वर्जन साइकिल है, यानी रॉ मटेरियल आने के बाद वो कितनी जल्दी इसको सेल्स में कन्वर्ट करते हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स को सेटल करते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले लीड यहाँ पे लेता है कॉम्पिटिटर्स में कैलटेक एनर्जीज, जिसकी कैश कन्वर्जन साइकिल सिर्फ 26 डेज की है। लेकिन इसका रीजन ये है कि वो अपने क्रेडिटर्स को पैसा थोड़ा लेट चुकाते हैं। सोलार इंडस्ट्रीज की कैश कन्वर्जन साइकिल 95 डेज की है, जबकि प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स की 191 डेज की है। अब आइए सोलार इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार में कैसा परफॉर्म किया है जरा वो भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, कंपनी का स्टॉक पिछले एक साल में 32% के आसपास बढ़ा है। इसका कुछ एक कारण तो वॉल्यूम ग्रोथ के चलते हो रहा है और बाकी अमोनियम नाइट्रेट के बढ़ते हुए प्राइसेस के चलते भी हो रहा है, जिसको कंपनी अपने कस्टमर्स को पास ऑन कर पा रही है। हालांकि जनवरी 2023 से लेकर अभी तक कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 16% के आसपास करेक्ट भी कर चुका है और लास्ट एक महीने में लगभग 2.5% से। इसका कारण हो सकता है अमोनियम नाइट्रेट जो कंपनी का की रॉ मटेरियल है उसके गिरते हुए प्राइसेस। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखें तो पिछले 5 सालों में सोलार इंडस्ट्रीज के शेयर ने दिया है 250% का रिटर्न और 2006 जब से कंपनी लिस्ट हुई थी तब से अ वूपिंग 8000%। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सोलार इंडस्ट्रीज का फ्यूचर आउटलुक कैसा दिखता है। मैनेजमेंट की बात करें तो वो आगे की फ्यूचर डिमांड को लेकर काफी ज्यादा बुलिश है। FY 23 की बात करें तो कंपनी की मैनेजमेंट ने यह बोला था कि कंपनी का रेवेन्यू 45 से 50% रहेगा और
ऑपरेटिंग मार्जिन्स 18% से 20% की रेंज में रहेंगे। ऐसी गाइडेंस थी, पर क्या ये मीट हुई? जी हाँ, ना सिर्फ नंबर्स मीट हुए बल्कि एक्सीड हुए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी आपको बताया था दोस्तों कि कंपनी का FY23 में 75% से रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है और एबिटा मार्जिन्स भी 19% हैं। कंपनी का यह मानना है कि आगे आने वाले सालों में उनका रेवेन्यू और भी बढ़ने वाला है ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता एक्सपेंडिचर। नंबर 2, सरकार का बढ़ता हुआ फोकस टू इंप्रूव द माइनिंग यील्ड। नंबर 3, डिफेंस सेक्टर में सरकार का प्राइवेटाइजेशन और लोकल सोर्सिंग यानी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को लेकर बढ़ता हुआ फोकस। इसके अलावा कंपनी की मैनेजमेंट ने 15 से 20% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दी है, जो कि मेनली वॉल्यूम ग्रोथ के चलते ड्रिवन होगी। FY24 में कंपनी 750 करोड़ के आसपास का केपेक्स करना चाहती है, जिसमें से 350 करोड़ सिर्फ डिफेंस सेक्टर की तरफ ही एलोकेटेड रहेंगे, 150 करोड़ ओवरसीज में रहेंगे और 250 करोड़ डोमेस्टिक एक्सप्लोजिव्स में रहेंगे। इवन FY25 के लिए भी कंपनी की गाइडेंस है कि वो 600 से 700 करोड़ का केपेक्स करेगी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि सोलार इंडस्ट्रीज के शेयर की परफॉर्मेंस आगे जाके थोड़ी वीक रह सकती है। एक कारण तो ऑफ कोर्स अमोनियम नाइट्रेट के गिरते हुए प्राइसेस का है, मगर दूसरा यह भी है कि सोलार इंडस्ट्रीज एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजनेस है और गवर्नमेंट रेगुलेटेड बिजनेसेस इतनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड जनरली नहीं किया करते। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि सोलार इंडस्ट्रीज का जो 46 का पी है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन FMCG कंपनी। तो आपको एज इन्वेस्टर्स अपने एंट्री पॉइंट को लेकर काफी सावधान रहना चाहिए। तो बस इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर आप हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें अपने एनालिसिस को लेकर जो भी आपकी राय बन रही है उसको जरूर बताइएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मोनोपोली सीरीज में आने वाले एपिसोड्स में कौन कौन से मोनोपोली स्टॉक्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं ऐसे ही आपके साथ कई इंटरेस्टिंग और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, ये किसी भी तरीके की बाय सेल या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ग्रो के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.